नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया बारूद के मुहाने पर खड़ी है, धमकियां गूंज रही हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन आसमान को चीरते हुए धमाके कर रहे हैं। जमीन हो या आसमान हो या फिर समंदर, हर तरफ बारूदी बारिश है। कहीं ताकत का प्रदर्शन, उसकी हुंकार, कहीं विस्तारवाद का ऐलान, कहीं दुश्मन को मिटाने की धमकी, तो कहीं अपनी सरहदों से बाहर निकलकर यलगार है। एशिया से यूरोप तक सिर्फ संग्राम है। समंदर में युद्धपोतों की गर्जना है, आसमान में लड़ाकू विमानों की दहाड़ है और जमीन पर टैंकों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हथियारों की पूरी फौज तैयार है। एक तरफ परमाणु ताकत का गुरूर तो दूसरी तरफ मिसाइलों की बौछार, कहीं ड्रोन की तबाही, कहीं बारूद से सुलगती सरहद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तीन तस्वीरें जिन्होंने वैश्विक कूटनीति के होश उड़ा दिए। आइए एक एक करके तस्वीर दिखाती हूँ। ये हालात आक्रमण की। पहली तस्वीर पर नजर डालिए। ईरान पर अमेरिका का यू टर्न है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खाड़ी में अमेरिकी हेकड़ी अब हवा होती दिखती है। कल तक जो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाही की धमकियां दे रहा था, आज उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो फौरन हमलों के बयान से पलट गए। ईरान चट्टान की तरह समंदर के रास्ते में खड़ा है, जबकि अमेरिका का दबदबा खोखला साबित होता है। आर्थिक पाबंदियों की धमकियां देकर पीछे हटना बताता है कि वॉशिंगटन सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है, लेकिन तेहरान की जमीनी हकीकत का सामना करने का दम उसमें नहीं। दूसरी तस्वीर, ट्रंप की गुहार, किम का इनकार। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मात खाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अब उत्तर कोरिया के सामने लाचार नजर आते हैं। ट्रंप फोन उठाने की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन किम जोंग उन का एटीट्यूड जस का तस है। हनोई शिखर सम्मेलन का धोखा किम अभी भूले भी नहीं। ट्रंप दोस्ती की घंटी बजाते रह जाएं, प्योंगयांग अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और तीसरी तस्वीर, सीक्रेट मिशन, कूटनीतिक विजन और इस महासंग्राम की सबसे रहस्यमयी तस्वीर सामने आई है मॉस्को से। आसमान में सन्नाटा चीरता हुआ अमेरिकी सैन्य विमान C-17 जब रूस की जमीन पर उतरा तो पूरी की पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। खबरें हैं कि CIA प्रमुख गुप्त दौरे पर मॉस्को पहुंचे। तो क्या ट्रंप और पुतिन के बीच में बंद कमरों में कोई बड़ी डील पक रही है? क्या अमेरिका नेटो से दूरी बनाकर रूस से हाथ मिला रहा है? अगर ऐसा हुआ तो इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में क्या नजर आएगा, बताएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से आक्रमण में। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हॉर्मुज में ट्रंप की धमकी ईरान ने सीधे सीधे विफल कर दी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप लगातार भले धमकी देते रहे हो, लेकिन ईरान कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ईरान ओमान की दोस्ती ने अब नई इबारत लिख दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही के लिए नया रास्ता तैयार किया गया। दोनों के बीच में अस्थायी समंदर कॉरिडोर पर बातचीत की जा रही है। जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशनल कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हफ्तों से समंदर के रास्ते को लेकर बातचीत भी लगातार जारी है और ये बातचीत अब आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरानी पावर प्लांट को लेकर ईरान के ऊर्जा मंत्री की हुंकार। जी हां, ईरानी पावर प्लांट को लेकर ईरान के ऊर्जा मंत्री ने कहा है, जंग के बीच भी ईरान का पावर प्रोजेक्ट रुका नहीं है। अलीबादी ने बड़ी बात कही, दुश्मन सारे हथियार दाग दे लेकिन फिर भी पावर प्लांट रुकने वाला नहीं है। पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। अलीबादी ने कहा, ईरान के सभी पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, लेकिन वो सभी फंक्शनल है और जिस रूप में जिन प्लांट्स को निशाना बनाया गया वो तो एक हिस्सा था, सभी को निशाना बनाना तो नामुमकिन सा है। ईरान के पावर नेटवर्क बेहद मजबूत है। ईरान ने 1000 से ज्यादा बिजली उत्पादन यूनिट की अलीबादी ने यह दावा किया। इतने पावर प्लांट्स ईरान के पास में है कि यूएस के हथियार भी कम पड़ जाएं, लेकिन उन तमाम प्लांट्स को निशाना बनाना मुमकिन भी नहीं। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अलीबादी ने ट्रंप के उस दावे को कैसे झुटलाया जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के पावर प्लांट्स बर्बाद हो चुके हैं। सुनिए। بیش از 1000 واحد مولد برق داریم که در سرتاسر کشور توزیع شدن. شاید یعنی میگم بیش از 1000 عدد خیلی بزرگه. شاید من اگر فرصت داشتم روی نقشه به شما نشون میدادم اینقدر ما نیروگاه داریم که اگر تمام زرادخانه هاشون رو خالی بکنن نمیتونن همه نیروگاه ما رو بزنن یا همه واحدهایی که الکتریکی ما هستش عددش خیلی عدد بزرگیه. شبکه ایران یکی از گسترده ترین و بزرگترین شبکه‌های منطقه است. ما الان تقریبا اغلب کشورهای همسایه ما از مواهب این صنعت برخوردارن. ما در برق آنچنان قدرتمندیم که افتخارآمیزترین مصنوعات بشر رو خودمون میسازیم.
और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी आर्थिक युद्ध से जुड़ी हुई अमेरिकी आर्थिक युद्ध पर बेसेंट का बड़ा दावा है। ईरान में दाखिल एक तरह से जिस तरह से लगातार हुआ है अमेरिका, उसकी वजह से हालात बहुत बदल गए। ईरान में दबाव का असर भी अब दिखता हुआ नजर आता है। बेसेंट ने कहा, शीर्ष नेतृत्व ने एक तरह से इस बात को स्वीकार किया है, आर्थिक संकट कहीं ना कहीं ईरान पर रहा। अब वार्ता करना ईरान चाहता है। स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, अमेरिका का दबाव ईरान सह नहीं पाया। हॉर्मुज की उठती लहरें और उस पर तैरता महायुद्ध का खतरा। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का तेल गुजरता है, वहां अब अमेरिका और ईरान के बीच बारूद की बू आने लगी। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज से समंदर के नीचे बिछाया सारा बारूद साफ कर दिया गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी, अगर एक भी नई माइंस पानी में उतरी तो अमेरिकी मिसाइलें सीधे निशाना बनाएंगी। क्या ईरान इस चेतावनी के आगे झुकेगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यही खामोशी किसी बहुत बड़े खतरनाक तूफान का इशारा दे रही है? हॉर्मुज की दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक। और अब इसी हॉर्मुज पर अमेरिका ने ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसने ईरान से लेकर पूरी दुनिया तक हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी बारूदी सुरंगें यानी माइंस या तो हटा दी गई है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिसे सीधे सीधे जीरो टॉलरेंस का ऐलान माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान का कोई जहाज, कोई नाव या कोई दूसरी समुद्री यूनिट हॉर्मुज में दोबारा बारूदी सुरंगें बिछाती पकड़ी गई तो उसे तुरंत और पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि नई माइंस बिछी तो सीधा अमेरिकी वार होगा। ट्रंप का संदेश बेहद आक्रामक है। हॉर्मुज में अब एक एक कदम अमेरिका की नजर में है और किसी भी नई समुद्री माइंड को चुनौती देने की कोशिश ईरान के लिए भारी पड़ सकती है।
का दावा है कि उन्हें अमेरिकी नौसेना से जानकारी मिली है कि होर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद सभी माइंस को हटा दिया गया या विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दे डाली। नई माइंस बिछाने वाले जहाज या नाव को तत्काल नष्ट किया जाएगा। यानी अब होर्मुज में सिर्फ समुद्र नहीं, अमेरिका की निगरानी और ईरान की चुनौती आमने सामने है। और ट्रंप का अगला दावा इससे भी ज्यादा बड़ा है। ट्रंप ने कहा कि स्पेस फोर्स के जरिए होर्मुज के एक एक हिस्से पर नजर रख रहा है, यानी जमीन से लेकर समंदर और समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक निगरानी का दावा किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी नजर रखने की बात कही है। खास तौर पर पिक एक्स माउंटेन का जिक्र किया, जिसे ईरान की नतांज परमाणु सुविधा के पास मौजूद संवेदनशील क्षेत्र से जोड़ा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव के बीच इस समुद्री रास्ते से तेल की आवाजाही में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती आंकड़ों में होर्मुज से तेल की आवाजाही करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक सिमटने की बात कही गई, जबकि युद्ध से पहले यहां से रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल गुजरता था। यानी होर्मुज पर संकट का मतलब सिर्फ जहाजों पर खतरा नहीं, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की रणनीति में एक दिलचस्प बदलाव भी दिखाई दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया कि फिलहाल अमेरिका ईरान पर नए हमले की तैयारी नहीं कर रहा। यानी वाशिंगटन फिलहाल बम और मिसाइलों के बजाय पाबंदी, नौसैनिक दबाव और होर्मुज की निगरानी के जरिए ईरान पर शिकंजा कसना चाहता है। हालांकि ईरान की तरफ से हमला हुआ तो सैन्य विकल्प खुला रखने का संकेत भी दिया गया है।
मतलब अमेरिका ने एक हाथ में प्रतिबंधों का हथियार रखा है और दूसरे हाथ में सैन्य ताकत का विकल्प। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है, नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों को भी अमेरिकी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। वाशिंगटन का मतलब साफ है, ईरान को आर्थिक रूप से दबाओ, समंदर में घेरो और फिलहाल सीधी जंग को आगे मत बढ़ो। अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? क्या तेहरान अमेरिकी चेतावनी के बाद होर्मुज में माइंस बिछाने से पीछे हटेगा या फिर अमेरिका की धमकी को चुनौती देगा? क्योंकि अगर होर्मुज में दोबारा बारूदी सुरंगें बिछती है और अमेरिका उन पर हमला करता है तो मामला सिर्फ समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। एक छोटी सी समुद्री कार्रवाई अमेरिका और ईरान के बीच बड़े सैन्य टकराव की चिंगारी बन सकती है। होर्मुज में माइंस साफ होने का मतलब अमेरिका की स्पेस से निगरानी का दावा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर रडार और नई माइंस बिछाने पर सीधी तबाही की धमकी। यानी संदेश साफ है, होर्मुज में बारूद बिछाया तो अमेरिका का वार तय है। फिलहाल अमेरिका सीधे नए हमले से पीछे हटने की बात कर रहा है, लेकिन युद्धपोत समंदर में है, निगरानी आसमान दृश्य तक पहुंच चुकी है और ईरान पर आर्थिक शिकंजा लगातार कस रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर है, क्योंकि यहाँ अगली चाल अगर ईरान ने चली तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, बारूद से भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने फिर जमकर मचाया है कोहराम। जी हां, अली ताहिर समेत कई इलाकों में बड़ी एयर स्ट्राइक, तगड़ी एयर स्ट्राइक की गई। अल मंसूरी, जारबिन और अल कंतारा में अटैक किया गया। नाबाती के रोमन गांव में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए और ये हमले बड़े घातक रहे हैं एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान के लिए। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल का गाजा पर बड़ा अटैक। इजराइल है कि मानता नहीं, कभी दक्षिणी लेबनान तो कभी गाजा। अब एक बार फिर से गाजा पर हमला किया गया। शेख रादवान इलाके में इजराइल ने जमकर कहर बरपा दिया है। इजराइल का वाटर डेसिलिनेशन प्लांट पर बड़ा हमला है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने कई बड़े अटैक किए, ताबड़तोड़ अटैक किए और बड़ी तबाही एक बार फिर से गाजा में मचाई। गाजा की राख के नीचे से एक बार फिर धुएं के गुबार उठ रहे हैं। आसमान से गिरी मिसाइलों ने एक झटके में उस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया जिसे दुनिया शांति समझ रही थी। अब सवाल तो सीधा सीधा है, जब कागजों पर युद्ध विराम की मोहर लगी थी तो फिर बच्चों की चीखों के बीच ये बारूद बरसाया। इजरायली सेना का दावा अपनी जगह है, लेकिन नेतन्याहू युद्ध की आग को बुझने देना ही नहीं चाहते। क्या ये हमला किसी बड़े मकसद की आड़ में हुआ या फिर नेतन्याहू ने शांति के समझौतों को सिर्फ एक मोहरा बना रखा है? गाजा की जमीन पर छाया सन्नाटा बता रहा है, इस जंग का असली क्लाइमैक्स आना भी बाकी है। गाजा में फिर बारूद बरसा है, फिर आसमान से मौत और फिर सवाल खड़ा हुआ है, जब युद्ध विराम है तो बमबारी की। इजराइल के ताजा हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। इनमें एक 4 साल का मासूम भी शामिल बताया जा रहा है, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। यानी जिस गाजा ने जंग रुकने की उम्मीद की थी, वह एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है।
अमेरिका की कोशिशों से युद्ध विराम के बाद बड़ी लड़ाई पर ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन इजरायली सैन्य कार्रवाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इजरायल का कहना है कि उसके ऑपरेशन का निशाना हमास और दूसरे सशस्त्र संगठन है। लेकिन गाजा में हर नए हमले के साथ वही सवाल सामने आता है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आम नागरिक आखिरकार कब तक बसेंगे? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। गाजा की तस्वीरें इस जंग की भयावह कीमत दिखाती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे इलाके को तबाही के मैदान में बदल दिया। हमास के हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद शुरू हुई इजरायली सैन्य कार्रवाई में गाजा में भारी जनहानि हुई। आंकड़ों के अनुसार अब तक 80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत और करीब 1,90,000 लोग घायल हो चुके हैं। आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। गाजा में इंसानी त्रासदी लगातार जारी है। एक तरफ युद्ध विराम की बात होती है, दूसरी तरफ मिसाइल और बम गाजा की जमीन को हिला देते हैं। एक तरफ दुनिया शांति की अपील करती है, दूसरी तरफ इजरायली सेना सुरक्षा और हमास के खिलाफ कार्रवाई का तर्क देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युद्ध विराम का मतलब सिर्फ बड़ी लड़ाई रोकना है या आम लोगों की जान बचाना? और अब बात सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। वेस्ट बैंक में भी तनाव लगातार चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ फिलिस्तीनी आबादी और इजरायली बस्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद है। जमीन, संसाधनों और बस्तियों का सवाल इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा जटिल बनाता है। संयुक्त राष्ट्र और ज्यादातर देश इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं, जबकि इजरायल इसे स्वीकार नहीं करता और अपनी ऐतिहासिक तथा धार्मिक दावेदारी का हवाला देता है। लेकिन अब असली सवाल नेतन्याहू की रणनीति पर उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध रोकने के बजाय लगातार सैन्य दबाव बनाए रखना चाहते हैं? क्या हर बार हमास का नाम लेकर गाजा पर फिर हमला करना ही समाधान है? और अगर निशाना सिर्फ हमास है, तो फिर 4 साल का मासूम और दूसरे आम लोग इस जंग की कीमत क्यों चुका रहे हैं?
दुनिया के कई हिस्सों से इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार का रुख सख्त बना हुआ है। इजराइल का तर्क है कि हमास की सैन्य क्षमता खत्म किए बिना स्थायी सुरक्षा संभव नहीं है, लेकिन आलोचकों का सवाल है, सुरक्षा की तलाश में क्या पूरी आबादी को लगातार युद्ध के साए में रखा जा सकता है? और यहीं से नेतन्याहू की राजनीति पर भी सवाल खड़े होते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री लंबे समय से राजनीतिक दबाव, विरोध और कानूनी मामलों का सामना करते रहे हैं। उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी देश में तीखी राजनीतिक बहस रही है। इसीलिए उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि युद्ध की राजनीति उनके लिए सत्ता बचाने का हथियार बन सकती है। हालांकि नेतन्याहू और उनकी सरकार इस आरोप को खारिज करते रहे हैं और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हैं। लेकिन मध्य पूर्व का नक्शा देखिए। गाजा में बमबारी, लेबनान में तनाव, सीरिया में सैन्य कार्रवाई और ईरान के साथ सीधा टकराव का खतरा। एक के बाद एक मोर्चे खुलते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ नेतन्याहू से नहीं, पूरी दुनिया से है। क्या मध्य पूर्व को हमेशा बारूद के ढेर पर रखा जाएगा? गाजा के लिए युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बमों का नाम नहीं है। ये टूटे हुए घर हैं, मलबे में तब्दील शहर है, अस्पतालों में घायल लोग हैं और वो बच्चे हैं जिन्होंने युद्ध के अलावा शायद कुछ देखा ही नहीं। 4 साल की मासूम की मौत की खबर इसी त्रासदी का सबसे दर्दनाक चेहरा है। युद्ध विराम के बीच फिर हमला, फिर मौत, फिर घायल और फिर वही पुराना तर्क। सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी है। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर हमास से लड़ाई है तो गाजा के मासूमों की मौत क्यों? अगर शांति चाहिए तो बारूद क्यों? अगर युद्ध विराम है तो बम क्यों? गाजा कब तक जलेगा? कब तक बच्चे मरेंगे? कब तक मलबे में जिंदगी तलाश की जाएगी? क्योंकि जंग जीतने का दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन मासूमों की मौत के बीच शांति की जीत कैसे होगी? आज गाजा का आसमान यही सवाल पूछ रहा है। क्या मध्य पूर्व में बारूद की राजनीति कभी खत्म होगी? क्या हर शांति के बाद फिर एक नई जंग शुरू होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब बात तानाशाह किम जोंग उन और सन की ट्रंप की।
जी हां, दुनिया की उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या इस बार खुद अब कूटनीति के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं? भाई, पुराने रिश्तों की अगर बात हो तो पुराने रिश्तों की दुहाई, साझा सैन्य अभ्यास में कटौती और फिर फोन पर मिन्नतें। जी हां, ये सब कुछ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्योंगयांग का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान वाली बात तो ये कि किम जोंग उन का रुख क्लियर कट, बड़ा रूखा रूखा है और उनका ये रुख बताता है कि अब वो वॉशिंगटन के किसी भी पैंतरे में फंसने वाले नहीं। क्या ट्रंप का नरम अंदाज अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उनकी बेबसी को दिखा रहा है, या फिर किम जोंग उन की बेरुखी किसी बड़े परमाणु धमाके से पहले की खामोशी है जिसका अंदाजा खुद ट्रंप को भी नहीं है? ट्रंप और किम की कहानी नई नहीं है। कभी एक दूसरे को धमकियां, फिर मुलाकातें, फिर दोस्ती के दावे और फिर बातचीत का रास्ता बंद। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में किम से 3 बार आमने सामने मिले थे। तब दुनिया को लगा था कि शायद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु तनाव का समाधान है। लेकिन साल 2019 का हनोई शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते के खत्म हुआ और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर ठंडे पड़ गए। अब ट्रंप दोबारा बातचीत चाहते हैं, लेकिन प्योंगयांग पुराने अनुभव को शायद भूला नहीं है। ट्रंप की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को कम करने का फैसला कर लिया। ट्रंप का तर्क है कि ये अभ्यास महंगे हैं और उत्तर कोरिया को उकसाने वाला संदेश देते हैं, यानी वॉशिंगटन की तरफ से एक तरह का संकेत कि हम सैन्य दबाव कम करने को तैयार हैं, अब आप बातचीत की मेज पर आइए। लेकिन प्योंगयांग की तरफ से जवाब वैसा नहीं आया जिसकी ट्रंप को उम्मीद रही होगी। किम यो जोंग ने अमेरिका के साथ किसी मौजूदा बातचीत की जानकारी से ही इनकार कर दिया, यानी अमेरिका कदम पीछे खींच रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। और यहीं किम जोंग उनकी अकड़ दिखाई देती है। प्योंगयांग का संदेश साफ है, सिर्फ सैन्य अभ्यास कम करने से उत्तर कोरिया अपनी नीति नहीं बदलेगा। किम अब अमेरिका से बातचीत को अपनी मजबूरी की तरह पेश नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी कोशिश है कि अमेरिका ही बातचीत के लिए उनकी शर्तों को गंभीरता से ले। यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से दोस्ती के संकेत के बावजूद किम की तरफ से दूरी बनी हुई है। किम को ट्रंप पर भरोसा क्यों नहीं है? इसकी जड़ 2019 में है। हनोई में दोनों नेता मिले, लेकिन परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फिर तनाव बढ़ता गया। प्योंगयांग शायद ये संदेश दे रहा है कि एक बार बातचीत करके बिना नतीजे लौट चुके अमेरिका पर दोबारा आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ऊपर से अमेरिकी अधिकारियों की सख्त टिप्पणियां और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की योजनाएं उत्तर कोरिया की चिंता और बढ़ाती हैं। और किम की सबसे बड़ी ताकत है परमाणु हथियार। उत्तर कोरिया खुद को परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। अनुमान है कि उसके पास करीब 60 परमाणु हथियार हो सकते हैं। किम इन्हें बातचीत में सौदेबाजी के सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के मुद्दे पर रियायत दे, लेकिन प्योंगयांग की नीति इसके उलट है। किम का संदेश यही है कि परमाणु हथियार छोड़ना उसकी प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में ट्रंप चाहे जितनी बातचीत का दरवाजा खटखटाएं, किम अपनी शर्तों के बिना दरवाजा खोलने के मूड में नहीं दिखते। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ट्रंप बार बार किम के पास क्यों जाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ पुराने व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से है या इसके पीछे अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी भी है? उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार, उसकी मिसाइल क्षमता,
चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते और कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव, इन सब वजहों से किम को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। ट्रंप जानते हैं कि प्योंगयांग से सीधा संवाद शुरू करने का दावा उनकी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है। लेकिन इसी जगह आलोचना का सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप की कोशिशों में कूटनीतिक रणनीति ज्यादा है? या विदेश नीति की कमजोरियों को ढकने की कोशिश? ईरान के साथ बढ़े तनाव और वहां अमेरिकी रणनीति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अगर ट्रंप उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का नया अध्याय खोलने में सफल होते हैं तो वो इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी एक मोर्चे पर दबाव और दूसरे मोर्चे पर बातचीत की तस्वीर। लेकिन समस्या यह है कि इस पूरी कवायद में किम जोंग उन की मंजूरी सबसे जरूरी है और किम फिलहाल अमेरिका की शर्तों पर चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रंप के लिए मुश्किल ये भी है कि किम जोंग उन अब वो नेता नहीं है जो सिर्फ अमेरिका की पहल का इंतजार करते रहें। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा नीति का केंद्र बना लिया है। किम जानते हैं कि उनके पास एक ऐसा कार्ड है जिसे अमेरिका पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए प्योंगयांग की रणनीति शायद यही है कि पहले अमेरिका अपनी गंभीरता साबित करे, फिर बातचीत होगी, और अगर बातचीत होगी भी तो किम उसे अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो तस्वीर में एक तरफ ट्रंप हैं जो पुराने रिश्ते याद दिलाकर किम से बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं, सैन्य अभ्यास छोटा कर रहे हैं, उकसावे का स्तर कम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किम जोंग उन हैं जो अमेरिका की इस पहल पर तुरंत झुकने को तैयार नहीं दिखते। किम यो जोंग का बयान भी यही संकेत देता है कि प्योंगयांग फिलहाल वॉशिंगटन के दावों से प्रभावित नहीं है। यानी इस वक्त बाजी कुछ हद तक किम के हाथ में नजर आती है। ट्रंप के पास प्रस्ताव है, किम के पास शर्तें हैं, ट्रंप के पास बातचीत की इच्छा है, किम के पास इंतजार करने का विकल्प है। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जितना बातचीत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर कोरिया उतना ही ठंडा रुख दिखा रहा है। किम का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका को बात करनी है तो सिर्फ फोन मिलाने से बात नहीं बनेगी। प्योंगयांग की शर्तें और उनकी सुरक्षा चिंताओं को भी मानना होगा। तो क्या ट्रंप किम की शरण में अपनी विदेश नीति की नई कामयाबी तलाश रहे हैं? क्या ईरान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर कोरिया से बातचीत ट्रंप के लिए एक नया राजनीतिक नैरेटिव बन सकती है? या फिर किम जोंग उन अमेरिका को इंतजार कराकर ये दिखाना चाहते हैं कि अब फैसला वॉशिंगटन नहीं, प्योंगयांग भी कर सकता है?
फिलहाल इतना साफ है कि ट्रंप बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किम पीछे हटकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका दरवाजा खटखटा रहा है और उत्तर कोरिया कह रहा है कि पहले अपनी गंभीरता साबित करो, फिर बातचीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मॉस्को के आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स का विशाल C-17 ग्लोबमास्टर और फिर एक ऐसा सन्नाटा जिसने वॉशिंगटन से लेकर कीव तक हड़कंप मचा दिया। जिस नाटो देश लातविया से उड़े इस विमान ने सीधे रूस की जमीन पर कदम रखा। क्या वो सिर्फ एक मामूली उड़ान थी या फिर बारूद के ढेर पर बैठे दो महाबलियों के बीच कोई बेहद खतरनाक और गुप्त डील पक रही है? गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त यूक्रेन की जंग अपने सबसे खूनी दौर में है, उस वक्त क्या पुतिन और ट्रंप के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी का कोई ऐसा मोहरा चला जा रहा है जिसकी भनक पूरी दुनिया से छिपाई जा रही है? रूस की राजधानी मॉस्को, आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स का विशाल C-17 ग्लोबमास्टर और उसके बाद ऐसा सन्नाटा जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। जिस अमेरिका और रूस के रिश्तों में इस वक्त बारूद भरा हुआ है, उसी रूस में अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान का अचानक उतरना क्या सिर्फ एक उड़ान है या फिर इसके पीछे किसी बड़े मिशन की आहट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन की जंग के बीच वाशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई ऐसी बातचीत शुरू हो चुकी है जिसकी भनक दुनिया को नहीं लगने दी जा रही? फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी सैन्य विमान में लातविया की राजधानी रीगा से उड़ान भरी और करीब 1 घंटे से ज्यादा की उड़ान के बाद मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर लैंड किया। यानी नेटो के एक सदस्य देश से उड़ान और सीधे रूस की राजधानी में लैंडिंग। यही वो तस्वीर है जिसने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अमेरिका रूस रिश्तों तक हर मोर्चे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य विमान नहीं, ये है अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर III। भारी सैन्य सामान, सैनिकों और संवेदनशील लॉजिस्टिक सपोर्ट को दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचाने वाला विशाल विमान। और खास बात यह है कि उपलब्ध ट्रैकिंग जानकारी के मुताबिक यही विमान इससे पहले अमेरिका के जॉइंट बेस एंड्रयूज से रीगा पहुंचा था। जॉइंट बेस एंड्रयूज यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान का और बेहद संवेदनशील सरकारी मशीनों का अहम एयरबेस। अब तस्वीर को जोड़िए अमेरिका के राष्ट्रपति के बेस से उड़ान, रीगा में ठहराव और फिर अचानक मॉस्को में एंट्री। ऐसे वक्त में जब रूस और अमेरिका के बीच भरोसे की जमीन बेहद कमजोर है, इस उड़ान ने रहस्य को और ज्यादा गहरा कर दिया है।
मामला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि इसी घटनाक्रम के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ के मॉस्को पहुंचने की खबरों ने पूरी कहानी को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स में उनके रूस पहुंचने का दावा किया गया। हालांकि व्हाइट हाउस और क्रेमलिन की तरफ से इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि CIA चीफ मॉस्को क्यों पहुंची, सवाल ये कि आखिर किससे मिलने पहुंचे, किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है और क्या ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ऐसा बैक चैनल खोल दिया है जिसकी जानकारी दुनिया से छिपा कर रखी जा रही है। इतिहास गवाह है, जब अमेरिका और रूस के बीच खुले दरवाजे बंद होते हैं तो कई बार खुफिया एजेंसियां और बैक चैनल बातचीत आगे बढ़ती है। कैदियों की अदला बदली, संवेदनशील खुफिया जानकारी, युद्ध विराम की संभावनाएं या फिर किसी बड़े समझौते की जमीन। ऐसे मिशनों में CIA की भूमिका बेहद अहम हो सकती है, इसलिए मॉस्को में CIA प्रमुख की मौजूदगी की खबर को मामूली दौरा मानना मुश्किल है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी सैन्य विमान में मॉस्को पहुंचने को लेकर जानकारी होने से इनकार किया। रूस की तरफ से किसी आधिकारिक बैठक की पुष्टि भी नहीं हुई, यानी विमान मॉस्को पहुंचा लेकिन दोनों तरफ से खामोशी, और यही खामोशी इस पूरे मिशन को और ज्यादा रहस्यमय बना रही है। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।